जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आपका भाई आपको अंतरस्रावी ग्रंथि यानी एंडोकार्न ग्लैंड पढ़ाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। चाहे आप हाई स्कूल में हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हाई स्कूल वालों की थ्योरी तैयार हो जाएगी और कंपटीशन वालों के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अंतरस्रावी ग्रंथि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब होता है अंतरस्रावी ग्रंथि। अंतरस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है वे ग्रंथियां जो हमारे शरीर के अंदर स्थित होती हैं और क्या करती हैं कि वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। वो हार्मोन्स डायरेक्ट खून में मिलता है और विभिन्न विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, मतलब क्या छोड़ती हैं, हार्मोन छोड़ती हैं। तो एक शब्द आपने सुना होगा हार्मोन्स। ये शब्द एक वैज्ञानिक हुए थे अर्नेस्ट स्ट्रांगलिंग। अर्नेस्ट स्ट्रांगलिंग, दोबारा देखते हैं, अर्नेस्ट स्ट्रांगलिंग नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने हार्मोन शब्द का प्रयोग करा था। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोन शब्द किसने दिया, एक नंबर में बहुविकल्प में क्वेश्चन आ जाए, तो आप लगाएंगे अर्नेस्ट स्ट्रांगलिंग। ठीक है, 1905 में दिया था। खैर इतनी डिटेल में नहीं पूछाएगा एग्जामिनर। अच्छा, हार्मोन्स क्या चीज़ होती है? तो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। हार्मोन्स किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए हार्मोन्स जैसे ही हमारी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेंगे तो उनको ले आने के लिए कोई नली नहीं होगी, बल्कि वो डायरेक्ट खून में मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली खून में मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। आपने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा। आज इसके बारे में डिटेल से देखिए आप क्या क्या चीज़ होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि या प्यूटेटरी ग्लैंड, इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसे ग्रंथियों का पापा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ ग्लैंड, मतलब ग्रंथियों का पापा कौन है, तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अच्छा, पापा तो ये हो गए। कहते हैं ना कि हर हर बाप का एक बाप होता है, तो उसी तरीके से अगर आ जाए कि इस पीयूष पीयूष ग्रंथि का बाप कौन है, तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रंथियों का दादा। क्वेश्चन आए कि ग्रंथियों का दादा कौन है, तो हम लगाएंगे हाइपोथैलेमस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीयूष मतलब ग्रंथियों का पापा कौन है, तो हम लगाएंगे पीयूष ग्रंथि। अभी पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं। देखिए ब्रेन के आधार में होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये तल है, तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि है और इसके ऊपर से ऐसे ब्रेन रखा हुआ है। जो हमारा दिमाग है वो किसके ऊपर रखा हुआ है? पीयूष ग्रंथि के ऊपर रखा हुआ है, मतलब आधार है। पीयूष ग्रंथि जो है आधार है। अब देखते हैं मास्टर ग्रंथि। इससे क्या बोलते हैं? हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब ये इसका काम होता है बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो ग्रंथि होती है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। लेकिन इस ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ रही है? ये पूरी बॉडी की जितनी ग्रंथि है उनको कंट्रोल कर रही है पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसका जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है, मतलब बहुत ही छोटी होती है। जैसे मक्के का दाना होता है ना, मक्का का जो दाना होता है, इतनी बड़ी ग्रंथि हो रही है और पूरी पूरी बॉडी को एकदम कंट्रोल कर रही है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। मैंने अभी आपको बताया दिया कि हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। अर्नेस्ट स्ट्रांगलिंग ने इस शब्द का प्रयोग करा था। और ये क्या डायरेक्ट खून में मिलते हैं। अब इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलेगा जो हमारे लिए लाभदायक होगा। अब देखते हैं, हालांकि सभी लाभदायक होते हैं। एच इसे बोलते हैं थायराइड स्टूमुलेट स्टूमुलेटेड हार्मोन्स। थायराइड स्टूमुलेटेड हार्मोन्स, एच, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है एक नंबर में। और आप अगर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में पूछ लेता है कि बताओ एच का क्या मतलब काम होता है बॉडी के अंदर। देखिए, थायरॉक्सिन बनने के लिए थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है। देखिए एच एक हार्मोन्स होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो थायराइड हार्मोन्स को उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि से। ये हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, इसको उत्तेजित करता है कि भाई तू एकदम मतलब थायरोक्सिन हार्मोन्स बना। थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करता है वो आगे समझेंगे, खैर बीबीपी में इसका रोल रहता है। अब एक हार्मोन होता है एच, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एच क्या है? तो एच होता है सेमेटिक ट्रोपिक हार्मोन्स। सेमेटिक ट्रोपिक हार्मोन्स, दोबारा देखिए, सेमेटिक ट्रोपिक हार्मोन्स एच। ये क्या करता है? ये हमारी लंबाई बढ़ाता है। छोटी सी ग्रंथि, उसमें से भी इतने सारे हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें से भी एक हार्मोन है एच। भाई सब अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये कम मात्रा में बने तो आदमी बौना रह जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई तो एकदम ऐसा बन जाएगा खली की तरह। खली जो इतनी लंबाई है, खली की इतनी लंबाई है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एच हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बन गया। सोमैटिक ट्रॉपिक हार्मोन्स, इसे बोलते हैं वृद्धि नियंत्रक, यानी इसी से हमारी वृद्धि यानी लंबाई नियंत्रित होती है। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि लंबाई बढ़ाने के लिए, एच बढ़ाने के लिए क्या खाया पिया जाए। सबसे पहली बात देखो, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वे सभी तनाव, तनाव मतलब गुस्सा, टेंशन, चिंता, किसी चीज़ की मतलब ज़्यादा चिंता होने लगती है, तो उस वक्त क्या सभी हार्मोन्स कम मात्रा में बनते हैं। अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, कम टेंशन करोगे तो सभी हार्मोन्स क्या है?
ज़्यादा मात्रा में बनेंगे और अधिक लाभदायक होंगे। जैसे एसटीएच सही मात्रा में बढ़ेगा तो क्या है, लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कम रहेगा तो टिकना रह जाएगा। ठीक है, एसटीएच सोमैटिक ट्रोपिक हार्मोन्स, अच्छे फल खाओ, दूध बूध पियो, ये अच्छी मात्रा में बनता है। ठीक, ये एसटीएच। अब एक चीज़ होता है एलटीएच, इसे बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। इसका काम होता है कि महिलाओं के अंदर, स्त्री के अंदर दूध का निर्माण करना। किसका? दूध का निर्माण करना। एलटीएच, जिन महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है उनके स्तन में दूध नहीं बन पाता। फिर क्या है, बच्चे को उपल्ला दूध पिलाना पड़ता है। उपल्ला दूध का मतलब है गाय भैंस का दूध पिलाती हैं महिलाएं बच्चों को, क्योंकि उनमें लैक्टोजेनिक हार्मोन नहीं बनना। अब ये भी भाई साहब सही से खाएगा पिएगा ना आदमी, मतलब जो महिला वो सही से खाएगी पिएगी नहीं कोई चीज़, तो कहाँ से दूध बन जाएगा और कहाँ से एलटीएच बन जाएगा, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, वो ये देखते हैं एक हार्मोन्स और बनता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला हार्मोन्स है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। इसका नाम होता है, मतलब इसका काम होता है दूध का स्त्रावण करना। देखो एलटीएच तो बना रहा है दूध, लेकिन उस दूध को निकाल कौन रहा है शरीर से बाहर, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे भैंस बोलते हैं ना, भैंस का पसियाना। ठीक है, जब पसियाएगी भैंस तभी तो दूध निकल सकता है। देखो चाहे मतलब मादा स्त्री हो, मानव जाति में स्त्री हो या गाय भैंस हो, बात तो एक ही है। देखो दूध का निर्माण होगा एलटीएच से, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या है, उस दूध को निकालने में मदद करेगा शरीर से बाहर। अब जैसे भैंस है, ठीक है, एलटीएच बना, दूध का निर्माण हो रहा है, क्या तुम ऐसी भैंस के जाकर दूध काट सकते हो? नहीं काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो पसियाएगी नहीं, जब तक आप दूध नहीं काट सकते। तो दूध का जो स्त्रावण शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, मतलब शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन्स मतलब उपयोगी होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण ही भैंस पसियाती है। दूसरी बात यह है कि कोई महिला है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, यानी जब बच्चा डिलीवरी होता है उससे पहले थोड़ा दर्द होता है, तो उस दर्द को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो जो प्रसव पीड़ा है, जो दर्द होता है पेट में, वो दर्द की मात्रा बढ़े और डिलीवरी जल्दी हो जाए। दूसरी बात यह, अगर भैंस दूध नहीं दे रही तो उस समय भी ऑक्सीटोसिन उससे लगा दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन लगेगा तो वो जो भी है, मतलब भैंस फंस जाएगी और दूध काट लिया जाएगा, लेकिन जो दूध निकलेगा वो उतना लाभदायक नहीं होगा, और भैंस को बहुत ज़्यादा पीड़ा यानी दर्द वर्द होता है शरीर में। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ज़्यादा लगाते हैं तब। ठीक है, इसे लव हार्मोन्स में बोलते हैं। आदमी के अंदर से लड़का होता है कोई, जब कोई गंदी बात सोचता है तो उसके दिमाग से भी ऑक्सीटोसिन निकलता है। अब क्या, उसे एरेक्शन आता है। एरेक्शन मतलब लिंग में तनाव उत्पन्न हो जाता है, किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो लड़कों के अंदर ये कमी बने तो ही ठीक है। एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, इसका काम होता है मूत्र का नियंत्रण करना। देखिए वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है, इसका काम मूत्र का नियंत्रण करना है। क्या होता है कि वैसोप्रेसिन अगर ज़्यादा मात्रा में बनना है, ठीक है, तो क्या है, मूत्र ज़्यादा निकलेगा। कम मात्रा में बनना है तो कम निकलेगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि जिन लोगों का चेहरा सूज जाता है, हाथ पैर सूज रहे हैं, चेहरा सूज रहा है, तो उनके अंदर ना टॉयलेट कम मात्रा में बनता है। ये टॉयलेट कम मात्रा में बनेगा, यानी कि पानी की मात्रा शरीर में रुक रही है, उसकी वजह से चेहरा सूज जाएगा, हाथ पैर सूज जाएगा, ये सूज जाएगा, वो सूज जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इस चीज़ को कौन नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन टैबलेट आती है, इस टैबलेट को ले लेते हैं, उससे क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, वैसोप्रेसिन की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र ज़्यादा निकलने लगता है और सूजन कम हो जाता है। बात समझ में आई? अच्छा एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ देखो, ये तो हो गई हमारी पीयूष ग्रंथि। एक होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। ये प्यूटरेटी ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड, अंतर समझिए। ये भी जो पीयूष ग्रंथि है उसी के पास में होती है। इसका काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाना। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है समझिए। जैसे ही शाम होती है हम लोग सोने लगते हैं, सबको नींद आने लगती है। क्यों? ऐसी क्या चीज़ है? देखिए जब हमारी आंख पर रोशनी नहीं पड़ती है तब हमारे मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि भाई अंधेरा हो गया, और मस्तिष्क क्या है, जो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन्स को निकालने लगता है कि हार्मोन्स निकाल भाई, इस बंदे को जल्दी जल्दी से सुला दे। बात समझ में आ रही है? शाम हुई, मतलब मेलाटोनिन हार्मोन्स बना और हम सो गए। लेकिन क्या है, हम जब फ़ोन चलाते रहते हैं तो ये वाला हार्मोन्स बन ही ना पाता और हमें नींद ही नहीं आती। लाइट जल रही है, आंखों में सिग्नल जा रहा है 9 बजे मत सो भाई, दिमाग में वो मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि रोशनी पड़ रही है। जैसे तुम बल्ब बुझाओगे तब कहीं जाकर तुम्हें नींद आएगी। कुछ व्यक्तियों को ऐसा होता भी है कि जब तक मतलब बल्ब जलता रहेगा उन लोगों को नींद नहीं आने की है। बल्ब बंद करेंगे तब कहीं जाकर मेलाटोनिन बनेगा और तब कहीं जाकर सोंगे। अब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो तो सोते रहेंगे, उन्हें दूध पीना और सो जाना, दूध पीना और सो जाना। लेकिन जैसे ही हम जवान होते हैं ये मेलाटोनिन थोड़ा कम हो जाता है, कम नींद आती है, मतलब 8 घंटे सो पाते हैं। ज़्यादा आदमी नहीं सो पाता है जवानी में। लेकिन जैसे ही हम बुढ़े होते हैं, जो बड़ाई लोग होते हैं, उनमें मेलाटोनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो तुम देखते होगे अपने घर में, या आपके घर में दादी दादा होंगे या फिर पड़ोस में होंगे जो भी कोई, कि वो तो सोंगे तो 12-1 बजे जाकर, फिर उधर 3 या 4 बजे से एग्जाम है। समझ में नहीं आती सो कब लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनमें मेलाटोनिन हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में बनना, और बहुत कम मात्रा में बनने के कारण ही उन्हें नींद बहुत कम आ रही है। बात समझ में आई आपके? लेकिन क्या है,
बुड्ढे क्या करते हैं कि खुद तो जल्दी जग जाएंगे और उनकी औलाद या पोती पोते ज़्यादा सो रहे होते हैं ज़्यादा लेट तक, तो उन्हें वो गाली देते हैं कि जगना आ रहा है, 10 बज गए, ये हो गया वो हो गया। अब उन्हें कौन समझाए कि बाबा आपके दिमाग में जो पीयूष ग्रंथि है वो मेलाटोनिन हार्मोन्स कम बना रही है, इस वजह से आपको नींद कम आ रही है। हम अभी जवान हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा है और हमें नींद ज़्यादा आएगी। एक बात और जो व्यक्ति जल्दी जग जाए घर में तो वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है। वो सोचता है कि हाँ मैंने सुबह उठ कर कुछ गढ़ जीत लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे आदमी को बहुत तुच्छ प्राणी समझेगा। जो घर में ज़्यादा लेट जगते हैं लोग, उनको जो पहले जग जाता है वो तुच्छ प्राणी समझता है। और वो कहीं जो जगने वाला प्राणी है वो सुबह ही नहा ले और घंटी वंटी बजा दे, मतलब पूजा पाठ कर ले, फिर तो उसके क्या ही कहने। खैर छोड़िए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं। और चलिए अब और ग्रंथि के बारे में समझते हैं। और ग्रंथि के बारे में समझाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अभी जो हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी है उसे हम मास्टर ग्लैंड यानी ग्रंथियों का पापा कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में तीसरी आंख किसे कहते हैं, तो उसी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती हैं, माथे पर जहाँ बिंदी लगाती हैं, उसी जगह अगर हम छेद करें और इधर से भी इतना ही छेद करें, इतना गहरा, और इधर को, तो वहाँ पे क्या पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, उस पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए यानी तीसरी आंख को एक्टिवेट करने के लिए ही बिंदी लगाई जाती है माथे पे महिलाओं के। और हम जो तिलक लगाते हैं वो भी इसीलिए लगाते हैं, शुभ अवसरों पर टीका इसलिए लगाते हैं कि पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट किया जा सके, तीसरी आंख को एक्टिवेट किया जा सके। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको भी वीडियो बनाऊंगा एक अच्छी सी, मतलब तीसरी आंख के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं ये वाली चीज़ को। मतलब देखिए, अब एक ग्रंथि है जिसे बोलते हैं हम थायराइड, हिंदी में इसे बोलते हैं अबटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, एच आकार की ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि को ही एच आकार की ग्रंथि बोलते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं अबटू। ठीक है, तो आज आप अबटू से कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बोलेंगे थायराइड या अबटू। लेकिन आ जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा शरीर के अंदर, तो हम लिखेंगे लीवर। अगर आ जाए कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम लिखेंगे त्वचा। ठीक है, अब देखते हैं, इसका काम होता है बीपी को कंट्रोल करना। थायराइड ग्रंथि का काम होता है बीपी को कंट्रोल करना। ठीक है, अब हमारा बीपी जो होता है 120/80 होता है। ये 120/80 आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। देखिए, बीपी जो मापते हैं mmHg में मापते हैं, मिलीमीटर मरकरी में, mmHg। ये चीज़ आपको याद मतलब पता होनी चाहिए। इस पर ध्यान देते हैं, इस वाले जो इसकी इकाई होती है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, 120/80 क्या होता है कि 120 mmHg की रफ्तार से दिल में से खून निकल कर जाता है शरीर में गया। ठीक है, लेकिन जब वापस आ रहा है नसों से होता हुआ, तो उसकी रफ्तार है 80। ऐसा समझिए कि 120 की रफ्तार से गया और 80 की रफ्तार से आ रहा है, मतलब जाने की गति तेज है शरीर में, खून की जाने की गति तेज है लेकिन आने की गति धीरे है। बात समझ में आई आपके। तो ये होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अब देखिए, इसमें से जो हार्मोन्स निकलेगा, देखिए थायराइड ग्रंथि है और ये थायरोक्सिन हार्मोन्स बन जाएगा। इससे सेम नाम है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स किससे निकलता है, थायरोक्सिन ग्रंथि से। देखिए, इसे जो होता है, जो हार्मोन्स होता है, इसमें दो चीज़ होते हैं, टेरोसिन, दूसरा होता है आयोडीन। ये जो आयोडीन होता है ये नमक में होता है, जो टाटा वाली नमक होती है, जो हम पिसाई नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन होता है। खैर गिलखड़ी वाली में भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो इस आयोडीन किस में पाया जा रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन पाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स उस ग्रंथि से नहीं निकल पाता है, तो उससे क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा होगा, खैर अब तो नहीं होता ये रोग, से कोई पुराना बड़ा बूढ़ा है तो उसका ना गला सूज जाता है। आज की जनरेशन में नहीं है क्योंकि आयोडीन अच्छी मात्रा में मिल रहा है बच्चों को। लेकिन क्या है कि पहले पुराने बड़े बूढ़ों का गला सूज जाता है, इतना मोटा मोटा हो जा रहा, तो उस पर वो जो ओम बुधवाते हैं ना आपको, उस पर कुछ कुछ ऐसा बनवा लेते थे। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि ये सूज गई है। क्यों, आयोडीन की कमी के कारण। उनके जो थायराइड ग्रंथि उसने आयोडीन नहीं बनाया और गला सूज गया, उसे बोलते हैं हम घेंगा रोग। अब देखो, आयोडीन का काम फाइनल हुआ। आयोडीन की जो प्रतीक होता है वो आई होता है केमिस्ट्री में, आई और आयोडीन। अब देखते हैं, ये जो थायरोक्सिन है ये मोटापा बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा। आज समझते हैं, उससे एक दूसरी ग्रंथि होती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। देखिए, ये थायराइड ये पैराथायराइड, इसे बोलते हैं पैरा अबटू। ठीक है, जो गला होता है इसमें तो एच आकार की ग्रंथि होगी, सबसे बड़ी ग्रंथि होगी थायराइड। उसी के पीछे दाने दाने टाइप के उभरे हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं पैराथायराइड। ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है, तो हम लिखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, यानी पैरा अप टू ग्लैंड। ये पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होती, वरना सारी ग्रंथि ये वाली सब पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में, क्योंकि वो ग्रंथियों को पापा है और हाइपोथैलेमस दादा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से नर्वस हार्मोन्स निकलते हैं। देखो, पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स, इससे देखो पीयूष ग्रंथि थायराइड ग्रंथि से निकला थायरोक्सिन,
और पैराथायराइड से लेकर पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स, ये क्या करता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे हमने दूध पी लिया, दूध में कैल्शियम है, ज़्यादा कैल्शियम है तो शरीर से बाहर निकाल देगा, कम है तो दूध से और ज़्यादा खिंचवा लेगा। ये पैरा अब टू ग्रंथि मतलब ग्रंथि जो होती है, सॉरी पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं, इधर देखिए थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड हमारे सीने में होती है, लेकिन जैसे मेरी एज 26-27 साल है तो मुझ में नहीं होगा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं मानी जन्म से लेकर और 13-14 साल तक थाइमस ग्रंथि उनके सीने में स्थित होती है। क्वेश्चन आता है वह कौन सी ग्रंथि है जो बक्ष, बक्ष मतलब होता है सीना, छाती, बक्ष में स्थित होती है, तो वो होती है थाइमस ग्लैंड। अब इसमें देखिए ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाती है। जैसे छोटा बच्चा है, 13-14 साल का बच्चा है, तुम देखते हो कि वो खाना भी टाइम पे नहीं खाएगा, लेकिन एकदम एक्टिवेट रहेगा, इधर भागेगा उधर कूदेगा, ये करेगा वो करेगा, समझ रहे हो, शैतानी करता रहेगा। तो उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसकी एनर्जी आ रही है थाइमस ग्रंथि से, क्योंकि वो प्रोटीन बना रही है। अब प्रोटीन क्या बहुत मात्रा में ऊर्जा पैदा करती है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है वह चीज़, लिम्फोसाइट एक कोशिका होती है, लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बनाता है, ये जो होता है थाइमस। ये लिम्फोसाइट जो होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती हैं। कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा है कोई, मतलब जन्म से लेकर और 13-14 साल तक, उसे दस्त हो जाए तो फिर भी शैतानी करता रहेगा, उसे कमजोरी महसूस नहीं होगी, क्यों, थाइमस ग्रंथि की वजह से। लेकिन कभी बड़े आदमी को 2 दस्त लगता है, खाट पकड़ लेता है एकदम। आपने ये चीज़ महसूस करी, छोटा बच्चे को दस्त हो जाए फिर भी वो शैतानी करता रहेगा, टूला इतना नहीं टूलता है। अगर आदमी को 2 दस्त हो जाए वो तुरंत टूल जाएगा, खाट पकड़ लेगा। तो वो होता है सब कुछ थाइमस ग्रंथि की वजह से। उसमें प्रोटीन बननी होती है अच्छी मात्रा में, एनर्जी रहती है, लिम्फोसाइट यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता भी ठीक ठाक रहती है। थोड़ा बहुत बीमार हो जाए फिर भी शैतानी करता रहेगा, बुखार आ जाए फिर भी शैतानी करता रहेगा, इतना एकदम खाट नहीं पकड़ता है, जैसे आदमी पकड़ ले। 15 साल बाद ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि 15 साल बाद क्या है, हमारे जो शरीर में मतलब जो लड़का है उसके शरीर में वीर्य का निर्माण होने लगता है। तो जो एनर्जी थाइमस ग्रंथि से मिल रही थी अब वो वीर्य से मिलने लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं यह है एड्रिनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां होती हैं जिससे बोलते हैं हम मतलब अधिवक्र ग्रंथि, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड इंग्लिश में। इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसे बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन्स। ये क्या है, ये आपातकालीन हार्मोन्स होता है। आपातकालीन का मतलब है जैसे तुमने कोई भयंकर खबर सुन ली कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एकदम शरीर गर्म हो जाता है, समझ रहे हो, एकदम शरीर गर्म हो जा रहा, पैरों में से जान निकल गई, तो उस समय क्या एड्रिनल हार्मोन्स निकला, शरीर का तापमान बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल सामने से तुम बंदर आ गया खो खो करते हुए, तो उस समय क्या है तुम डर जाओगे, शरीर का तापमान एकदम गर्म हो जाएगा। कुत्ता आ गया काटने के लिए, शरीर का तापमान एकदम गर्म हो जाएगा, तुम हटावन हट हट इस तरीके से। उस समय क्या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कौन सा हार्मोन्स निकालती है, एड्रिनल हार्मोन्स निकालती है। ये आपातकालीन हार्मोन्स होता है। किसी ने तुम्हें चिढ़ा दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, शरीर का तापमान बढ़ेगा, एकदम बीपी बढ़ेगा, और क्या है उस समय गुस्सा बढ़ जाएगा और बीपी भी बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, एड्रिनल ग्रंथि की वजह से। अब आप समझे आपको गुस्सा क्यों आता है, एड्रिनल ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उस समय क्या है गुस्सा आ जाता है। इसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स बोलते हैं, मतलब लड़ो और उड़ो, गुस्सा आया रैपट मारो, किसी के भाग जाओ, हाथ ही मत आओ, इसे बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। ठीक है, इससे क्या है बीपी तेज बढ़ जाता है। अब एक चीज़ समझिए कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब भी उसकी बॉडी में एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। जब एड्रिनल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो एड्रिनल हार्मोन्स खूब मतलब पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है। अब एड्रिनल हार्मोन्स में एक गंध होती है जो कि उल्लू होता है, उल्लू उसको बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसके बचने के चांस बहुत कम है, ठीक है, बचने के चांस बहुत कम है, तो उसके पेशाब में एड्रिनल हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। अब उसकी गंध चारों ओर फैलेगी और उस रास्ते से उल्लू गुजरा, मतलब उल्लू उड़ के गया रात में, उससे अच्छी लगी, तो वो उल्लू उस घर के चारों ओर पास मंडराते रहता है। ठीक है, और वो उल्लू घर पे बैठने लगता है। तो गाँव देहात में बोलते हैं ना कि तेरे घर पे तो उल्लू बैठ गया है, मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है, इस घर पे होनी बैठी हुई है या उल्लू बैठा हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्लू को एड्रिनल हार्मोन्स जो होता है वो अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है, इस वजह से वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उस घर पे बैठ जाता है। ऐसे बोलते हैं कि जिसके घर पे उल्लू बैठ गया उसके घर पे मौत निश्चित है, उस घर का विनाश निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर अब आप समझ गए होगे। तो जो ये वाली बात थी मैंने आपको बता दी एड्रिनल ग्रंथि के बारे में, एड्रिनल हार्मोन्स के बारे में, उल्लू को क्यों अच्छा लगता है, बीपी तेज होता है जो बढ़ता है ये एड्रिनल हार्मोन्स, गुस्सा आ जाता है, आदमी झपट मारता है, फिर नहीं देखता क्या हो रहा है, समझ गए। अब जनन ग्रंथि पढ़ते हैं हम। देखो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जनन ग्रंथि वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड मैं क्या बताऊँ, स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बॉडी बनाने वाले इंजेक्शन होते हैं ना वो सब स्टेरॉइड होते हैं। जितने भी हम केमिकल वाले डिब्बे खाते हैं बॉडी बनाने वाले, उनमें सब में स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड मसल्स ग्रो करते हैं, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनेगा। खैर अभी एक तरह समझिए, देखो पुरुष में 2 टेस्टिस यानी अंडकोश जिसे वृषण बोलते हैं 2 होते हैं, शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है शरीर से, यानी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है हमारे वृषणों का। इसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज़ भारी होती है लड़कों में,
ताकत आती है, चेहरे पे ग्लो आती है, आंखों में तेज आता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही जो मेल यानी लड़का होता है उसके पसीने में एक अजीब सी गंध आती है। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से पेशाब में अजीब सी गंध आती है, जिसकी वजह से जो कुत्ता है वो क्या है कि कुत्ते ने किसी गाड़ी पे पेशाब करा और वो गाड़ी दूसरे जगह चली गई, तो दूसरा कुत्ता उस पर भौंकेगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो दूसरे कुत्ते का टेस्टोस्टेरोन है उसकी खुशबू आ रही है और उससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो चिढ़ रहा है उससे, उसकी वजह से वो भौंकने लगता है, काटने लगता है। जब हम बाइक से चलते हैं तब देखिए जो वृषण होते हैं वो क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं, ठीक है। जो वृषण है हमारे दो, वो भी एक प्रकार की ग्रंथि है। क्या क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और शुक्राणु हार्मोन्स। देखो जो मादा है उसकी जो ओवरी होती है यानी अंडा से होता है, उसमें से भी कई हार्मोन्स बनते हैं। एक तो बनता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है कि जो स्तन होते हैं और जो हिप होती है यानी कूले होते हैं मादा के अंदर या स्त्री के अंदर, जो हिप हिप मतलब कूले और चेस्ट यानी बक्ष मतलब सीना छाती जो होती है उसको बढ़ाने में कौन मदद करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये नहीं है कि किसी का अगर चेस्ट ज़्यादा बड़ी हुई है और हिप निकली हुई है तो वो थोड़ा चलन उसका गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा ठीक ठाक है उसमें, इस वजह से उसके जो जो अंग हैं वो सुडौल हैं, ठीक। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है? जो लड़कियों के अंदर पीरियड होते हैं उनको निश्चित करता है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होने देता। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? जब कोई स्त्री मादा बच्चे को जन्म दे रही होती है उस वक्त रिलैक्सिन हार्मोन्स जो मांसपेशियाँ होती हैं जहाँ से बच्चा निकलता है उसको रिलैक्स करती हैं। रिलैक्स मतलब उससे फैलाती हैं, उससे चौड़ा करती हैं, उसे स्थिर करती हैं, ढीला करती हैं, ताकि बच्चा आसानी से निकल सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई की मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।